क्या आप समझتے हैं कि ये वही मंजिल है जहाँ पर दोनों ममालिक जाना चाहते थे और बिलाखिर अब चीज़ें मुस्बत समझ में जा रही हैं? ये कतन वो मंजिल नहीं है जिसकी तरफ पाकिस्तान जाना चाहता था। पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हमेशा के लिए ख़त्म हो। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दे दी थी। उसके बाद अब जो बुनियादी तौर पर 5 नकात पर फ़ैसला हुआ है, ये अच्छा है। अफ़गानी वफ़द एक कमज़ोर वफ़द है, वो फ़ैसला करने का अहल नहीं है। 3-4 सालों में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें 80% तक अफ़गान शहरी मुलव्वस हैं। कि लोगों को अब क्लियर हो गया कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। हमारा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 36वीं रिपोर्ट का भी पार्ट ये बन गई है। 6000 के करीब वो खुदकुश बमबार दहशतगर्द मौजूद है जो पाकिस्तान में तबाही फैलाने का इरादा रखते हैं। पेरिस की मस्जिद में ताज़ीती तकरीब मुनक्किद की गई है उस दहशतगर्द की जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान आया है। ये मकामी नुक्ते नज़र से काफ़ी एक हैरानकुन किस्म का बयान है। मौलाना साहब का मुतालबा है कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तो वो हर रोज़ एक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और टारगेटेड कार्रवाइयाँ आप देख रहे हैं, आप रिपोर्ट भी करते हैं कि आज इतने मारे गए, आज इतनी मारे गए। हमारा भी नुकसान हो रहा है, वहाँ पे भी पख्तून है, यहाँ पर भी पख्तून है। लेकिन ये मसला पख्तूनों का नहीं है, ये मसला 2 मुल्कों के माबैन है। वहाँ से खिलाफ वर्जी हो रही है सरहद की और उनको सबक सिखाया जा रहा है। रियासत को इन्वॉल्व होना चाहिए मदारिस में और मदारिस के कामों में किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो उनको इमदाद देने के सिलसिले में हो। बुनियादी तौर पर जज इस बात पर होना चाहिए आप लोगों के लिए कितना डिलीवर कर रहे हैं। जिनके आप नुमाइंदे बन कर आए हैं उनको आप क्या कुछ दे रहे हैं। टीम उन्होंने अनाउंस की है, अगर ये टीम डिलीवर करती है इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, वी टॉक के साथ मैं हूं खुर्रम शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं अमार मसूद साहब। आज हम 4-5 ताज़ा तरीन जो वाक़यात हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात पर बात करेंगे, जिनमें गुज़श्ता रात एक एग्रीमेंट हुआ है इस जंगबंदी में तोसी का। उसके साथ एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के बारे में बात की गई है और उसमें अफ़गान बशिंदों की इन्वॉल्वमेंट पर बात हुई है, उस पर हम बात करेंगे। फिर एक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट आई है इसी दहशतगर्दी के हवाले से और पंजाब में मसाजिद का इमाम कराम को वज़ाइफ देने के बारे में। और फिर आज बिल आखिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में काबीना ने हल्फ उठाने का उसका उठाने जा रही है हल्फ, उस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। शेर अफजल मरवत साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मारूफ यूट्यूबर इमरान रियाज खान कभी अगवा नहीं हुए। तो इन सारी बातों पे हम अमार मसूद साहब से गुफ्तगू करेंगे। अमार भाई बताइएगा कि जो रात को बिलाकर एक माहिदा हुआ है और सीज़ फायर में की जो में तोसी हुई है, और क्या आप समझते हैं कि ये वही मंजिल है जहाँ पर दोनों ममालिक जाना चाहते थे और बिलाखिर अब चीज़ें मुस्बत समझ में जा रही हैं, या अभी भी इस पर एतबार नहीं किया जा सकता? ये कतन वो मंजिल नहीं है जिसकी तरफ पाकिस्तान जाना चाहता था। पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हमेशा के लिए ख़त्म हो। TTP का कला कमा किया जाए, या हम उसको ख़त्म कर दें या अफ़गानिस्तान उसकी ज़िम्मेदारी ले और उसको संभाले और उनके ठिकानों को ख़त्म करे। बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान अब मज़ीद दहशतगर्दी अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान से आने वाली। लेकिन ये मुआहिदा बहरहाल एक मुस्बत पेशरफ्त इस नुक्ता नज़र से देखा जा सकता है कि बहुत सारे मराहिल इसमें आए हैं। दोहा में कुछ और बात हुई, बात थोड़ी सी प्रोग्रेस की, यहाँ पर बात बनते बनते बिगड़ने भी लगी थी और दोनों वफूद अलहदा भी हो गए। पाकिस्तानी वफ़द जो है एयरपोर्ट पर चला गया था, वहाँ से उन्हें वापस बुलाया गया। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दे दी थी। उसके बाद अब जो बुनियादी तौर पर 5 नकात पर फ़ैसला हुआ है, ये अच्छा है। 6 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है, चंद दिन ही रहते हैं, एक हफ्ते की बात, एक हफ्ते की बात है। एक हफ्ते में इन्होंने दोबारा इस्तांबुल में मिलना है। लेकिन इसके अंदर अगर ये बात तय हो जाए कि हम एक वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाएंगे और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसको रोकथाम के हवाले से सोचा जाएगा, तो ये बहरहाल एक स्टेप है। TTP के हवाले से कोई बात होना एक स्टेप है। आइंदा तारीख़ देना, यानी एक तो तरीका था कि फ्री कैन उठकर चले जाएं और बात ख़त्म हो जाए। फ्री कैन वहीं पर मौजूद है, थोड़ी थोड़ी इंच बाय इंच प्रोग्रेस हो रही है, तो इसको पाकिस्तान की कामयाबी भी समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये कामयाबी है तो इसमें
पांचवा पॉइंट भी यही है, तुर्की की भी कामयाबी है, ये कतर की भी कामयाबी है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की भी कामयाबी है। अफ़गानी वफ़द एक कमज़ोर वफ़द है, वो फ़ैसला करने का अहल नहीं है, लोग उसके अंदर डिवाइडेड ओपिनियन रखते हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वहाँ पर कोई नतीजा खेज़ बात कर सके। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रहा है, लेकिन ये 5 नकात आ जाना बहरहाल एक अच्छी बात है। नहीं, मेरे ख्याल में इसलिए भी कि इसको कामयाबी तस्वर किया जाना चाहिए क्योंकि कल के रोज़ ही जो दो मुख्तलिफ बयान आता है, पहले अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान है सुहेल शाहीन की तरफ से उन्होंने कहा जी कि दोनों ममालिक के जो वफूद हैं वो अलग अलग होटलों में ठहरे हुए हैं, इनका आपस में कोई रब्ता नहीं है और जो हमारे तुर्क मेज़बान हैं उनके ज़रिए रब्ता कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल शाम में एक बयान में कहा जी कि शटलिंग हो रही थी, स्टेटमेंट्स की और बयानात की शटलिंग हो रही थी और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँच जाना मेरा ख्याल है वाकई कामयाबी। और इसमें तुर्किया और कतर का बहुत बड़ा किरदार है और उसका हमें उस पर शुक्रगुजार होना चाहिए और वो काबिल तहसीन है। लेकिन इससे बड़ी जो चीज़ आज सुबह सामने आई वो ये है कि गुज़श्ता 3-4 सालों में जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें 80% तक अफ़गान शहरी मुलव्वस हैं। और उसमें हमें ये भी पता चला है कि जो अफ़गानिस्तान है उसमें 60 कैंप थे दहशत गर्दी के, TTP के अभी भी हैं और उसमें तकरीबन 6000 के लगभग TTP की नफरी मौजूद है और जो टीमें वो यहाँ भेजते हैं उसमें अफ़गान आते हैं उनके साथ और यहाँ आके कार्रवाइयाँ करते हैं। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसकी भी ऑब्जर्वेशन है। तो ये सारा मुज़ाकरात तो चले हो गए हैं लेकिन ये कार्रवाइयाँ भी अभी जारी हैं, तो कैसे जाएंगे हम आगे? देखिए, ये खबर बहुत, ये जो रिपोर्ट आई है बहुत बड़ा एविडेंस है अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ कि वो किस तरह दहशतगर्दों की मददगार भी साबित हो रही हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को अब क्लियर हो गया कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। हमारा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 36वीं रिपोर्ट का भी पार्ट ये बन गई है। उसके अंदर बड़े वाज़ेह इंकशाफ़ात किए गए हैं कि ये दहशतगर्दी किस तरह हो रही है। लोगों के नाम दिए हुए, एक तवील फ़हरिस्त है कि ये यहाँ पर दहशतगर्दी के हमले करते हैं और फिर मारे जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपने बताया कि दहशत गर्दों के ठिकाने वहाँ पर मौजूद हैं, और 60 के करीब ठिकाने मौजूद हैं। 6000 के करीब वो खुदकुश बमबार दहशतगर्द मौजूद है जो पाकिस्तान में तबाही फैलाने का इरादा रखते हैं। जगहों का भी तयन हो चुका है, अफराद के हवाले से ही बात हो गई है, एक पूरी फहरिस्त दे दी गई है उन तमाम हमलों की जो इन अफ़गान बाशिंदों ने पाकिस्तान में आकर किए। उसके साथ जो नुकसान हुआ हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, वो भी साफ साफ लिखा हुआ है। इससे बड़ा एविडेंस दुनिया के लिए और कुछ नहीं हो सकता। दुनिया के सामने हम यही केस प्लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अफ़गान हुकूमत है, ये वो तालिबान है जिन्हें अमेरिका हमारे लिए मुसीबत बनाकर छोड़ गया हुआ है। अब हम तनहा दुनिया की मदद के बग़ैर इनसे नबर्द आज़मा है। अब अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर हमें बताइए कि हम इनको अच्छी तरह सबक सिखा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ मिला है। अमार भाई, एक तो उनका सबक सिखाना अलग बात है, लेकिन जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक अभी हाल ही में गुज़श्ता हफ्ते जो पाकिस्तान की फ़ौज ने कुछ 4-5 दहशतगर्द जो अफ़गानी मारे हैं उनकी बाकायदा ताज़ियत न सिर्फ अफ़गानिस्तान में हुई है बल्कि उनके जो रिश्तेदार फ़्रांस में मुकीम हैं, पेरिस की मस्जिद में ताज़ियती तकरीब मुनक्किद की गई है उस दहशतगर्द की जो यहाँ पे मारा गया पाकिस्तानी फ़ौज से मुकाबले में पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था दहशतगर्दी की जब से अफ़गान शहरी, तो उसकी ताज़ियत पेरिस की मस्जिद में हो रही है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस मिला है, सोशल मीडिया पर ये पोस्टें आई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, सोशल मीडिया से ये पोस्टें हटा भी ली गई हैं। लेकिन पेरिस में उस शख्स की ताज़ियती पैगामात और उस शख्स की वफ़ात के हवाले से इस तरह का रेफरेंस करना, ये बुनियादी तौर पर उनकी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट के सबूत हैं और क्या है। और इसमें मेरा ख्याल है कि न सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गान हुकूमतों को, अफ़गान तालिबान की रजीम है जो सब उनको, बल्कि इसमें पेरिस की हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार आ गया कि अगर वहाँ पे कोई इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया काम कर रही है उस पर पेरिस की हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और वहाँ पे ऐसे अफ़गान एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। एक बात मैं आपको ज़रा ये बता दूँ, अफ़गानिस्तान के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से बहुत बात हो चुकी है, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में मुस्तक़बिल में क्या कुछ हो सकता है। ये जो करंट हुकूमत है
जिसे हम अफ़गान अबूरी हुकूमत कहते हैं। अबूरी हुकूमत उसके नाम के साथ ज़ाहिर है कि ये कोई मुस्तकिल हुकूमत है नहीं। दूसरा, हमें ये पता चल रहा है कि इस हुकूमत का कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कंधार में कई और तरह के लोग हैं, काबुल में कुछ और तरह के लोग हैं, खोस्त में कुछ और तरह के लोग हैं। तो लड़ाई ग्रुपों के दरमियान भी दुनिया के नक्शे पे तो मुख्तलिफ मंजर कुछ अरसे के बाद हो सकते हैं। ये जो इस तरह के इंतहा पसंद किस्म के ग्रुप हैं, ये अफ़गानिस्तान के टुकड़े भी कर सकते हैं। और कुछ तजियाकार कहते हैं कि अगर इन ग्रुपों के हाथ में कंट्रोल हो गया तो अफ़गानिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर नॉर्दर्न अलाइंस एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जिसमें ज़्यादातर पख्तून शामिल हैं। अगर वो इकट्ठे होते हैं, वो टेक ओवर कर सकते हैं। उनके पाकिस्तान के साथ पख्तून उसमें ज़्यादा होने की वजह से इतने इख्तलाफात भी नहीं हैं, और वो इनसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। तो दुनिया के नक्शे पे आइंदा ये वाक़यात भी वक़ूफ़ पज़ीर हो सकते हैं। तो ये तो चलें, वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं और होते रहेंगे, और हमारी जो हमें इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी क़यादत को, जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है, उन्होंने बड़ा अच्छा इस इश्यू को टेकअप किया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अंदरूनी तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम-आहंग अभी मुकम्मल तौर पे नहीं है। बिलख़ुसूस जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान आया है, ये मकामी नुक्ते नज़र से काफ़ी एक हैरानकुन किस्म का बयान है। एक तो उन्होंने कहा है जी कि चलें पंजाब के बारे में तो हम बाद में आते हैं, जो दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बड़े हिस्से में दहशतगर्द मौजूद हैं। उनका जी डेरा इस्माइल खान में मेरे अपने घर के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं, और रात को लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और हम दूसरे मुल्कों में दूसरी सरजमीन पर कार्रवाई के बजाय अपने मुल्क में कार्रवाई करें, और वहाँ पे जो है दहशतगर्दों को ख़त्म करने के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बात ठीक है कि दहशतगर्दी ख़त्म करने के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके इस बयान से थोड़ा सा ये लग रहा है कि जैसे वो जो अफ़गान तालिबान रिजीम का एक बयानिया है, उससे थोड़ा सा अलाइन लग रहा है। वो भी यही कहते हैं जी कि हमारे ऊपर कार्रवाई ना करें, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करें। ये भी यही कह रहे हैं कि उधर कार्रवाई करने के बजाय पाकिस्तान में भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा थोड़ा सा आप भी इस पर रोशनी डालें, समझाएं कि ये मौलाना क्या कहना चाह रहे हैं। और साथ ही जो उन्होंने कहा है जी कि पंजाब में जो हुकूमत जो वज़ाइफ दे रही है, हालांकि एक अच्छी बात है जो उलमाए कराम को वज़ाइफ हुकूमत ने ऐलान किया है, वो कहते हैं जी हम इनके मुँह पे मारेंगे, हम नहीं लेंगे, हम गैरतमंद हैं, हम हुकूमत की नहीं लेंगे। तो ये मौलाना क्या करना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान इस मुल्क के उन सियासतदानों में हैं जिन्हें गुफ्तगू पर बड़ी कुदरत हासिल है। मैंने आज तक उनकी ज़ुबान से कभी कोई गैर पार्लिमानी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई लफ्ज़ इजाफ़ी नहीं सुना। बड़े तहम्मुल से, बड़े ख़ूबसूरत तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, अपना बयानिया ख़ुद क्रिएट करते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद उन्हें फॉलो करती है। सारे पाकिस्तान के जितने अज़ला हैं, हर जगह 10-15 हज़ार मौलाना साहब के अक़ीदतमंद हैं। स्ट्रीट पावर उनकी बहुत है, और अगर आप उनसे इख्तलाफ करें तो बड़ी खंदा पेशानी के साथ, अगर तमीज़ से इख्तलाफ करें तो वो बड़ी खंदा पेशानी से उसको सुनते हैं, उस पर जवाब देते हैं। ज़रूरी नहीं, उन्हें एहसास है कि हर शख्स आपसे मुत्तफ़िक नहीं हो सकता। 3 मसाइल पर उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान हैं। ये मौलाना ने कोई ढकी छुपी बात नहीं की। कुछ अर्सा पहले चंद सहाफ़ियों को बुलाया गया था मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर इस्लामाबाद में, मेरा भी उसमें नाम शामिल था। वहाँ हम गए तो ये बात तो मौलाना ने वहाँ कही थी कि पहले हम तालिबान सुनते थे काबुल में है, कंधार में है, अब वो डेरा इस्माइल खान में है, मेरे घर के इर्द गिर्द हैं, हमारी सिक्योरिटी का मसला है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के दौरान आपने बहुत सारे KPK के ऐसे इलाक़ों में सुना होगा कि जहाँ रात को पुलिस नहीं जाती थी, मगरिब के बाद वहाँ तालिबान का राज होता था। ये इतने कमज़ोर लोग थे कि तालिबान को भत्ता देकर अपनी हुकूमत चला रहे थे। अच्छा, उसका जो मौलाना साहब का मुतालबा है कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तो वो हर रोज़ एक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और टारगेटेड कार्रवाइयाँ आप देख रहे हैं, आप रिपोर्ट भी करते हैं कि आज इतने मारे गए, आज इतनी मारे गए, हमारा भी नुकसान हो रहा है, लेकिन हम उनको ज़्यादा तादाद में मार रहे हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये भाई कहाँ से रहे, अफ़गानिस्तान से रहे, वहाँ से इसकी सप्लाई बंद की जाए। जो आगे में है इन्हें देश निकाला दिया जाए, इनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाए, इन्हें फारिग किए, जो नहीं बाज आते उनके ख़िलाफ़ टारगेटेड फोकस ऑपरेशन किया जाए। देखिए, एक टर्म क्वाइन हुई है दुनिया के नक्शे पे, कोलैटरल डैमेज, कि आप अचानक कहीं बम चला देते हैं, ड्रोन गिरा देते हैं, उससे सिविलियन को भी नुकसान होता है। पाकिस्तान को ये एजाज़ ज़रूर हासिल है। हमने अफ़गानिस्तान में भी अटैक किया,
تو کولیٹرل ڈیمیج کے ذمے میں کوئی چیز نہیں آئی، سویلین پہ حملہ نہیں کیا. اب ٹیکنالوجی اتنی ماڈرن فوکس ہو گئی ہے. جیسے اسرائیل نے قطر میں حملہ کیا، بالکل ٹارگٹ، ایران میں حملہ کیا، ایک پلازے کے ایک خاص پلاٹ کو، فلیٹ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو ہم وہ نہیں چاہتے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں بہت زیادہ نقصان ہو، تو جنگ ہم ادھر ہی کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی زمین پہ، یہاں پہ ہم ٹارگیٹڈ فوکس آپریشن کرنا چاہتے ہیں. وہ جو بڑا آپریشن سوات کی طرح کا تھا اس طرح کا اب پلان نہیں ہونا. مولانا کی یہ بات صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے پختونوں کا بہت ذکر کیا کہ وہاں پر بھی پختون ہے، یہاں پر بھی پختون ہے. یہاں پہ میرے خیال میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے. جو دہشت گردی ہے یہ پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لسانیت کا بھی نہیں. اچھا یہ لسانیت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ بھی نہیں. کچھ لوگ اس کو اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں نا، مطلب وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسے آپ کیسے اسلام کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی طرف سے ان کی اپنی شریعت ہے. اسلام کا لبادہ اڑا ہوا، اسلام کا لبادہ اڑا ہے اور اب اس کے نتیجے میں وہ ڈالر حاصل کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کا مسئلہ بھی نہیں. یہ دو ملکوں کے مابین تنازع ہے اور سرحدی تنازع ہے کہ اس میں وہاں پر بھی اس طرح تو سارے یورپ میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں ایک جیسے ہی، لیکن سرحدیں ہیں نا. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی سرحدیں پھاند کے دوسری طرف دھماکے کر کے چلا جائے. وہاں پہ بھی پختون ہے، یہاں پر بھی پختون ہے، لیکن یہ مسئلہ پختونوں کا نہیں ہے. یہ مسئلہ دو ملکوں کے مابین ہے. وہاں سے خلاف ورزی ہو رہی ہے سرحد کی اور ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے. آخری مسئلہ جو آپ نے ڈسکس کیا علماء کے حوالے سے کہ 10,000 روپیہ دیا گیا. آپ کو پتہ ہے آج سے 7 سال پہلے بھی یہ اسکیم آئی تھی صوبہ خیبر پختونخوا، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنے پیسے اناؤنس کیے گئے تھے؟ اس وقت بھی غالباً 10,000 ہی تھے. بالکل اماؤنٹ نہیں بدلی، حالات بڑے بدلے. میں نے ابھی ویسے کنفرم نہیں ہے، سنا ہے کہ ابھی یہ اماؤنٹ 25,000 کر دی گئی ہے. جس طرح کا مولانا فضل الرحمان کا کلاؤٹ ہے، بدقسمتی سے یہ لوگ جو ہیں حکومت کے جو ہے پیرامیٹرز کے اندر آنا پسند نہیں کرتے. چاہے مدارس کی رجسٹریشن کی بات ہو، مدارس میں سرکار کی طرف سے جو ہے امام صاحب کی تعیناتی ہو، یا پھر ان کو 10,000 روپیہ دیا جائے. یہ چاہتے کہ سرکاری نیٹ ورک نگرانی میں نہیں آنا چاہتے. ہاں اس کو یہ سب کو پتہ ہے اس دور میں 10,000 روپے کی کیا ویلیو ہے. 10,000 روپے سے آپ ان کی مالی مدد نہیں کر رہے، 10,000 سے اسے ریاست کے نیٹ ورک میں لا رہے ہیں. وہ مولانا صاحب کو پسند نہیں ہے. ان کا اپنا بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور وہی نیٹ ورک ان کی سب سے بڑی قوت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو انوالو ہونا چاہیے مدارس میں اور مدارس کے کاموں میں کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ ان کو امداد دینے کے سلسلے میں ہو، ان کی ہیلپ کرنے کے سلسلے میں ہو. وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں کمپیوٹر لیبز دینے، یہ بھی آپ کو ایک پروجیکٹ رہا ہے کہ انہیں کمپیوٹر لیب بچوں کو پڑھائیں، وہ لکھائیں، ماڈرن تعلیم. مشرف دور میں کافی کام ہوا، اس پہ کافی کام ہوا تھا. تو وہ سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ بھی ہے ریاست کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک نزاعی مسئلہ ہے، اس کے اوپر مولانا ہمیشہ سخت ایکشن لیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 لاکھ بھی ہوں پر مدرسے تو ہم نہیں لیں گے. وہ نیٹ ورک میں آ جاتے ہیں نا، تو وہ نیٹ ورک میں نہیں. تو مولانا کا ایک کچھ تنظیمی طرح کا مسئلہ ہے، اور آج جو پورا طبقہ ہے ہمارے یہاں مدارس کا اور اس کے علماء کا، ان کا ایک اجتماعی مسئلہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن مولانا صاحب کا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا، وہ ہمیشہ سے سرخیوں میں ہے، اور آج وہاں پہ نئی کابینہ بھی آ رہی ہے بالآخر کافی پس و پیش کے بعد. جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی اپنے بانی عمران خان صاحب سے، لیکن کابینہ بہرحال ان کی آج آ رہی ہے. تو کیا اب صورتحال بہتری کی طرف جائے گی، یا پھر وہ اپنی ٹیم کو مضبوط کرنے کے بعد پھر جنگ و جدل ایک بہتر طریقے سے برپا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کیا 13 افراد کے نام آئے ہیں، 10 وزراء ہیں اور 2-3 میرے خیال میں اسپیشل اسسٹنٹ یا مشیر خاص ہیں اور اس طرح سے، اور کوئی نئے نام نہیں آئے. یہ نام پہلے بھی تھے. گروپس البتہ اس کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جنہیں نکال دیتے تھے وہ شاید دوبارہ آ رہے ہیں. مزمل اسلم کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور لوگ چاہتے نہیں تھے کہ تحریک انصاف کے وہ وزیر خزانہ ہوں جو پہلے تھے. جھگڑا صاحب تھے نا پہلے وزیر خزانہ، وہ ان کا اپنا گروپ ہے، وہ کچھ اور چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کابینہ آج اناؤنس ہو گئی ہے. 15 دن گزر گئے، آپ نے کابینہ ہی نہیں اناؤنس کی. اب کابینہ اناؤنس ہو رہی ہے. اب اس کو ان کی پرفارمنس پر، گورننس پر جج کرنا چاہیے. ہم بنیادی طور پہ نا ایک غلطی ہم سے من حیث القوم ہوتی ہے
کہ ہم چیزوں کو ایموشنل سطح پر جج کرنا شروع کر دیں. سہیل آفریدی نے آج کیا تقریر کی, عمران خان نے کیا بیان دیا, نواز شریف نے کیا تقریر کی, ان چیزوں پہ جج کرتے ہیں. ان لوگوں نے کام کیا کیا, انسانی فلاح کا کیا کون کون سے کارنامے سر انجام دیے. ڈیموکریسی ہو یا کوئی اور سسٹم, بنیادی طور پر جج اس بات پر ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے کتنا ڈیلیور کر رہے ہیں. جن کے آپ نمائندے بن کر آئے ہیں ان کو آپ کیا کچھ دے رہے ہیں. ٹیم انہوں نے اناؤنس کی ہے, اگر یہ ٹیم ڈیلیور کرتی ہے اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. سہیل آفریدی کو عمران خان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ اپنے بل بوتے پر الیکشن جیتیں گے, لیکن اس کے لیے انہیں کام کرنا پڑے گا. صرف نعرے مارنے سے لوگ زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے. اچھا قدم ہے کہ ان کی کابینہ آ گئی ہے, آ جانی چاہیے. جو تعطل ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا, ایک اور آج دلچسپ پی ٹی آئی کے سے یہی متعلقہ شخصیت ہیں جناب شیر افضل مرود صاحب, کافی پاپولر ہیں وہ لوگوں میں اور ان کے سوشل میڈیا پہ کمنٹس بہت وائرل ہوتے ہیں. انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے, رات کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی معروف یوٹیوبر ہیں اور ولاگر عمران ریاض خان صاحب یہ کبھی اغوا نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کی زبان کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے. اور جو انہوں نے جب وہ واپس آئے تھے تو ان کا تعلق نے تو آگے یہ بات چیت نہیں ہو رہی. ان کا یہ خود مہمان تھے بما اہل و عیال کہیں پر, اور پھر خود ہی غائب ہوئے اور پھر خود ہی سامنے آ گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو شیر افضل مرود خود ہی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ان کی کہانی میں حقیقت ہی لگتی. کیونکہ عمران ریاض صاحب نے جو کہانی سنائی تھی نا کہ وہ جنگلوں میں سے, غاروں میں سے, سمندروں میں سے ہو کر گزرے ہیں اور ایک سیب تھا ان کے پاس, اس سیب سے انہوں نے کئی دن گزارے, فیملی کا اس میں ذکر نہیں تھا, پھر پتہ نہیں تیر کے چلے گئے ہالینڈ, کہیں دبئی چلے گئے, وہاں سے وہاں. ایسا نہیں ہو سکتا نا, آپ کو ویزا چاہیے نہیں, وہ ہوتا ہے. جو شیر افضل مرود بات کر رہے ہیں وہ ان کے پہلے جب فرسٹ ٹائم ہوئے تھے نا, غائب ہوئے تھے, اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں کسی ادارے نے یا کسی بھی غیر متعلقہ شخص نے نہیں اٹھایا تھا. وہ اپنی مرضی سے بما اہل و عیال غائب ہو گئے تھے. اور پھر جب وہ سامنے آئے 2-3 مہینے بعد, ان کا جی میری زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی اور اس کو نقصان پہنچایا گیا اور اس وجہ سے میری لکنت آ گئی اور میں بات نہیں کر سکا. پھر 1.5-2 مہینے وہ خاموش رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ سے ولاگنگ شروع کی, اور تو وہ اس طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. میں اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن بہت زیادہ سچ حق کی آواز عمران ریاض میں بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ صادق اور امین شیر افضل مرود بھی نہیں ہے. تو ان کو آپس میں کھیلنے دیں. ہاں, انہیں آپس میں کھیلنے دیں. جب پارٹیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں نا تو ان کے اندر اس طرح کے اختلافات نظر آتے ہیں. سارے ایک دوسرے کو, جب قیادت کا بحران ہوتا ہے نا, سارے ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. تو عمار بھائی, آپ کافی دنوں سے کشمیر کی حکومت بھی تبدیل کروانا چاہ رہے ہیں, تو ابھی تک تو خیر کامیابی نہیں ہوئی. تو آج کیا کوئی نئی اطلاع ہے اس بارے میں؟ میری اطلاع کے مطابق تو آج ہو جانا چاہیے. آج 4 بجے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے, جس وقت ہم کر رہے ہیں تقریباً 4 ہی بجے میں, تو ان کا اجلاس ہے. اجلاس کے بعد آج رات یا کل تک یہ تحریک عدم اعتماد آ جانی چاہیے. جی, آج یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد بالآخر آ جانی چاہیے. اس وقت اجلاس جاری ہے, دیکھتے ہیں آتی ہے نہیں آتی. مزید اس طرح کی خبروں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے وی ٹاک. بہت شکریہ.